नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार की उफान पर सवार सियासत की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया है, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को भी एकदम नया मोड़ दे दिया है। नई सरकार का गठन होते ही मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और सबसे बड़ा धमाका ये है कि गृह विभाग यानी कानून व्यवस्था का सबसे अहम विभाग बीजेपी के हवाले कर दिया गया है। सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी मिली है, जो साफ संकेत दे रही है कि बीजेपी अब 2030 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने में जुट चुकी है। नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हों, लेकिन सबको पता है कि ये उनका आखिरी चुनाव था। उम्र और सेहत को देखते हुए नीतीश का राजनीतिक सफर अब धीरे धीरे खत्म की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है, कैसे वो बिहार को अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है, जेडीयू के साथ गठबंधन को मजबूत रखते हुए कैसे वो विपक्ष को नेस्त नाबूद करने का प्लान बना रही है, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में हर राजनीतिक दल को हिला कर रख दिया है। यहां तक कि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने भी सोचा था कि उन्हें 160 से 180 सीटें मिल जाएगी, तो ये ठीक है, लेकिन जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। 202 सीटें, जी हां, एनडीए को कुल 243 में से 202 सीटें हासिल हुई। बीजेपी अकेले 89 सीटों पर काबिज हो गई, जो जेडीयू के 85 सीटों से कई ज्यादा है। लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जैसे सहयोगियों ने मिलकर बाकी सीटें पक्की की। ये जीत सिर्फ संख्या की नहीं, बल्कि बिहार की जनता का विकास मॉडल के प्रति भरोसा का प्रमाण था। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह उभर कर आई है कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने से गठबंधन में उसका दबदबा बढ़ गया है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में गृह विभाग, जो राज्य की सुरक्षा, पुलिस और कानून व्यवस्था का इंजन है, बीजेपी को सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह विभाग मिला, जो न सिर्फ उनकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि बीजेपी की लंबी रणनीति का भी संकेत है। बीजेपी की नजर 2030 पर। 20 नवंबर को पटना के BIS कॉम्प्लेक्स में एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना बिहार। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह समारोह हुआ, जिसमें एनडीए के सभी सहयोगी शामिल हुए। नीतीश ने अपने पुराने कोर ग्रुप के 8 मंत्रियों को बरकरार रखा। इसमें विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार जैसे वफादार चेहरे भी शामिल रहे। कुल 26 मंत्रियों वाला मंत्रिमंडल बना, जिसमें 10 पद अभी खाली छोड़े गए हैं। यह फैसला 2020, 2022 और 2024 वाले दौर से बिल्कुल अलग है, जब नीतीश की सरकार कमजोर पड़ने पर विस्तार करना पड़ता था। इस बार संकेत साफ था कि एनडीए मजबूत है और सरकार स्थिर है। शपथ ग्रहण में बीजेपी ने 6 नए चेहरे पेश किए। श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाइगर जैसे युवा, आनंद शंकर प्रसाद और राम निषाद जैसे ईबीसी नेता और लाखेंद्र रोशन जैसे दलित चेहरा। ये चयन सोशल इंजीनियरिंग का नमूना है। बीजेपी जानती है कि बिहार की सियासत जाति आधारित है और 2030 तक वो हर वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती है। नीतीश की कुर्मी, ईबीसी और महादलित लॉबी मजबूत है, लेकिन बीजेपी अब युवाओं और सॉफ्ट इमेज वाले नेताओं पर दांव खेल रही है। हार्डलाइनर्स को दरकिनार रखकर बीजेपी ने संदेश दिया कि बीजेपी में विकास और सद्भाव की राजनीति चलेगी। गृह विभाग का बीजेपी को मिलना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सम्राट चौधरी, जो पहले से उप मुख्यमंत्री है, पुलिस और कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अब बिहार की सड़कों पर अपनी छाप छोड़ना चाहती है, अपराध पर लगाम लगाना चाहती है, माफियाओं पर बुलडोजर चलाना चाहती है और सीमा सुरक्षा पर
फोकस करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो सकती है। नीतीश ने शपथ के बाद कहा कि बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन पीछे से बीजेपी की आंखें 2030 पर टिकी हुई है। नीतीश का ये आखिरी कार्यकाल है और बीजेपी जानती है कि उनके बाद जेडीयू कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए गठबंधन को मजबूत रखते हुए वोट बैंक को अपने नाम करने की ये रणनीति बनाई जा रही है। जेडीयू का बढ़ता दबाव। बिहार विधानसभा चुनाव की कहानी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। मतदान 2 चरणों में हुआ, जिसमें 7 करोड़ से भी ज्यादा वोटरों ने भाग लिया। बीजेपी ने प्रचार में पीएम मोदी की रैलियों पर भरोसा किया। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में उनके भाषणों ने हवा दी। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी ने सोचा था कि 160 से 180 सीटें आएंगी, लेकिन 89 सीटें अकेले उनके नाम हो गई, जिसके बाद गृह, उद्योग जैसे बड़े विभाग बीजेपी के पास आ गए। सम्राट चौधरी का गृह विभाग मिलना यूपी मॉडल का संकेत है कि अब बिहार को भी अपराध मुक्त बनाना है। बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम 2030 तक बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, लेकिन अंदर खाने में बीजेपी नीतीश के बाद सिनेरियो पर काम कर रही है। जेडीयू का वोट बैंक, खासकर ईबीसी को बीजेपी अपने पाले में मिलाने की कोशिश में है। नए मंत्रियों में ईबीसी और दलित चेहरे इसी रणनीति का हिस्सा है। महागठबंधन टूट के कगार पर। विपक्ष की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार सिर्फ हार नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त होने की कहानी है। 243 सीटों में से महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली है। आरजेडी को 2020 में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल था। इस बार महज 25 सीटों में ये नतीजे इतने करारे झटके दे रहे हैं कि अब विपक्षी खेमे में एक दूसरे पर ही उंगलियां उठने लगी है। गठबंधन के भीतर खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि तेजस्वी की अति आक्रामकता ने नुकसान पहुंचाया है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस और वाम दलों ने मेहनत नहीं की, कोई कह रहा है कि संजय यादव की वजह से आरजेडी बुरी तरीके से हार गई। कुल मिलाकर महागठबंधन की हालत उस क्रिकेट टीम जैसी हो गई है जो वर्ल्ड कप फाइनल में 50 रन पर ढेर हो गई। ना कप्तान को समझ आ रहा है, ना कोच को, ना ही खिलाड़ियों को। तेजस्वी यादव, जिन्हें 2020 में बिहार का भविष्य कहा जा रहा था, आज सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। 36 साल की उम्र में 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति पूरी तरह फेल हो गई है। पहली नौकरी पक्की, हर घर नौकरी जैसे वादे जनता को लुभा नहीं पाए। वजह साफ थी, जनता ने पूछा कि पिछले 17 महीने में कितनी नौकरियां दी। जवाब किसी के पास नहीं था। ऊपर से लालू परिवार की छवि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जंगल राज वाली फिर से उछलकर सामने आ गई, जिसको याद दिलाने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने इसे इतनी जोर शोर से उठाया कि यादव वोटर भी डिग गया। तेजस्वी ने हार स्वीकार तो कर ली, लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो 2020 में देखने को मिली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम लड़े और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन ये बात अब किसी को भरोसा नहीं दिला पा रही है। सबसे बड़ा झटका तो शपथ ग्रहण समारोह का था। नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा था। तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वाम दलों के नेता, सबको भेजा था, लेकिन कोई नहीं आया। पटना में शपथ ग्रहण स्थल पर विपक्षी कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। यह सिर्फ बॉयकॉट नहीं था, लोकतंत्र का अपमान था। दिल्ली से बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने तुरंत तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ना आना बिहार की जनता का अपमान है। जिन्होंने आपको वोट दिया, उनकी चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण में नहीं आए। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अब जनता भी इन्हें हमेशा के लिए ठुकरा देगी। तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही है। आरजेडी के भीतर ही बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। कई पुराने नेता खुलकर कह रहे हैं कि लालू परिवार की चौथी पीढ़ी को इतनी जल्दी कमान देना गलती थी। कुछ विधायक तो जेडीयू या बीजेपी से संपर्क में बताए जा रहे हैं, इस्तीफा देने को भी तैयार है। गठबंधन टूटने की कगार पर है, कोई एकजुट नहीं रहना चाहता। अब विपक्ष के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सदन में हंगामा और सड़क पर आंदोलन, या फिर चुपचाप बैठकर अगले 5 साल का इंतजार करें। लेकिन बीजेपी की इतनी मजबूत सरकार के सामने यह हंगामा कितना असरदार होगा,
सबसे खास बात तो यही होगी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब एनडीए के पास है। सदन में विपक्ष की आवाज दब जाएगी और सड़क पर असर आंदोलन हुआ भी तो गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, यानी कोई गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो तेजस्वी के सामने है, अपनी छवि सुधारना, संजय यादव के चंगुल से बाहर निकालना और 5 साल में अपने आप को इतना अच्छा करना कि 5 साल बाद आप सरकार बना पाए। यानी तेजस्वी यादव को 5 साल के अंदर इतना काम करना होगा कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार बन सके और वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सके, उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत ना पड़े। अब ऐसा वो कर पाते हैं या नहीं, कुछ रणनीति बदलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।